आपको अगर मेरे एनालिसिस कहानियाँ कहानियाँ सुनाने का ढंग अच्छा लगता है तो अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अकेले अकेले मत सुनिए, लोगों के साथ बांटिए। ठीक है, बांटने से प्यार बढ़ता है, कहानियों का सार बढ़ता है। नमस्कार। महाशिवरात्रि आकर के गया और उस दिन शनिवार का दिन था और मैं कहानी आपको सुनाना चाहती थी पर दुर्भाग्यवश में कहानी वो कहीं और सुना रही थी, तो आज मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ अर्धनारीश्वर की। हाँ हाँ, सबको पता है अर्धनारीश्वर शिव कौन है, पर कहानी आज के संदर्भ में बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे जो महादेव थे वो आदि योगी थे, सबसे पहले योगी। तो उन्होंने सप्त ऋषियों को अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र की थी ताकि वे ऋषि जा करके अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जा करके वो नॉलेज दूसरों को ट्रांसफ़र करें। तो इन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे भृगु मुनि। ठीक है, तो अब भृगु मुनि जब सीख करके आदि योगी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि मैं महादेव के पास जाऊंगा और महादेव की प्रदक्षिणा करूंगा एक तरह से, कि क्योंकि मैंने ये विद्या उनसे सीखी है तो मैं जा करके उनका नमन करूंगा। तो अब वो पहुंचे शिव जी के पास में। महादेव बैठे हुए थे पार्वती के साथ। ठीक है, थोड़ा दूर दूर पर, मतलब पार्वती भी थी और महादेव भी बैठे हुए थे। अब भृगु मुनि को अंदर से लगा कि यार देखो, सिखाया तो मुझे महादेव ने है, पार्वती जी ने तो नहीं सिखाया है, तो मैं ना प्रदक्षिणा सिर्फ महादेव की करना चाहता हूँ। तो वो ऐसे घूम करके महादेव के ही चक्कर काट रहे थे कि उसमें पार्वती का चक्कर ना कटे बेसिकली। अब पार्वती जी ने देख लिया और उनको आ गया गुस्सा कि भाई व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, भाई मैं उनकी पत्नी हूँ और तुम मुझे हट करके सिर्फ उनकी प्रदक्षिणा ले रहे हो। अब महादेव जो है भोले भी थे और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा था उनका, तो उनको थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि अरे देखो ये क्या कर रहा है ये आदमी। तो उनको दोनों को देख करके हंसी आ रही थी कि भृगु जो सिर्फ मेरे चक्कर काट रहा है और पार्वती जी को देख करके कि जिनको गुस्सा आ रहा है भृगु पर। तो पार्वती कहते अरे तुम हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे नहीं, मतलब ठीक है मैं थोड़ा सा समझा, मैं इस केस को थोड़ा सुलटाता हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा सा मेरे और पास आ जाओ ताकि इसको डिस्टेंस ना मिले, हम तुम्हें हटा करके सिर्फ मेरे चक्कर काटने का। तो पार्वती जी थोड़ा सा और नज़दीक आ गई महादेव के। तब भृगु मुनि ने देख लिया कि ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो वो ना चूहा बन गए और सिर्फ महादेव के चक्कर चक्कर काटते रहे चूहा बन करके उतनी सी स्पेस में। तब पार्वती को और गुस्सा आया कि यार ये क्या जिद है मतलब। तो महादेव ने कहा अच्छा रुक जाओ, एक और समाधान निकालता हूँ। उन्होंने पार्वती को अपनी जंघा पर बैठा लिया, अपनी गोद पर बैठा लिया तरीके से कि देखो अब तो हमारे बीच में बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, अब ये क्या करेगा। भृगु भी बहुत समझदार थे, उनको काटने थे चक्कर सिर्फ शिव के, तो वो चूहे से चिड़िया बन गए। अब वो चिड़िया बन करके जो महादेव के सर और पार्वती के सर के बीच की स्पेस थी वहां से उड़ते 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 उड़के प्रदक्षिणा करते रहे वो। अब पार्वती को और गुस्सा है कि यार ये आदमी समझ ही नहीं रहा है, और महादेव को भी हंसी आ रही थी कि यार ये आदमी कर क्या रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा इसको समझाने का एक और तरीका है। तो अब ये गोद में बैठी हुई है पार्वती, इससे ज़्यादा मैं इनको क्या करीब लेकर आ पाऊंगा। तो उन्होंने पार्वती को अपने शरीर का हिस्सा बना लिया कि मैं आधा हूँ और पार्वती मेरी आधी हैं, और खड़े हो गए वो। तो वो जो हम रूप देखते हैं अर्धनारीश्वर का कि शिव खड़े हुए हैं और सर से लेकर के नख से लेकर के शिख तक पूरा जो है वो पार्वती होती हैं एक आधे में, और दूसरा आधा जो है नख से लेकर दूसरे पैर तक शिव होते हैं। तो अब तो लग रहा होगा कि अब तो यार ये मतलब हद ही हो गई है, अर्धनारीश्वर बनना पड़ गया महादेव को, अब तो ये भृगु मुनि समझ जाएंगे। बट भृगु मुनि थे, है ना, उनको तो इतनी वन माइंडेड श्रद्धा थी शिव की तरफ कि उन्होंने कहा अच्छा ओके तो डाल डाल मैं पात पात। तो वो बन गए एक मधुमक्खी, और शिव के दोनों पैरों के बीच में जो जगह थी जिसमें एक हिस्सा शिव का था और दूसरा पैर पार्वती का था, तो वो उस गैप में से बीच में से जा करके सिर्फ एक पैर के चक्कर काटते रहे क्योंकि वो हिस्सा शिव का था। तो अब शिव समझ गए कि अब तो मुझे ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र डालना पड़ेगा इस आदमी पर। अब तक चलो मैं हंस रहा था पर इसको जो है निचोड़ समझ में नहीं आ रहा है बात का। तो वो सिद्धासन में बैठ गए। सिद्धासन, अगर किसी ने योगा मेडिटेशन किया तो उसको पता है कि दोनों पैर साथ में पूरा शरीर एक यूनिट बन जाता है, कहीं कोई स्पेस नहीं होती है, दो हिस्सों में बंटने का कोई स्कोप ही नहीं होता है। तो जब वो सिद्धासन में बैठ गए तब भृगु मुनि को समझ में आया कि ये खेल नहीं चल रहा है,
शिव भृगु को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जब तक मुझे और पार्वती को अलग अलग देखते रहोगे तब तक मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर तुम शिव की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें शक्ति की पूजा तो बाय डिफॉल्ट करनी ही है, ठीक है। ये दोनों अलग हैं ही नहीं। आज के कॉन्टेक्स्ट में इस कहानी का क्या मतलब है? आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम अक्सर जो है अपने ही अलग अलग हिस्से कर लेते हैं, अपने आप को साइलोज में बांट लेते हैं कि ये मेरा आर्टिस्टिक हिस्सा है, ये मेरा साइंटिफिक हिस्सा है, ये मेरा लॉजिकल हिस्सा है, ये मेरा क्रिटिकल थिंकिंग वाला हिस्सा है। वी मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ। और क्योंकि हम इतने अलग अलग जगहों पे जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को कई हिस्सों में बांट देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर जो है 4 लाइन कोड के लिखने हैं, तो दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइंड, दैट डज नॉट रिक्वायर माई आर्टिस्टिक माइंड। और वहाँ पर लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार, वहाँ पर लोगों को तुम्हारा एक रूप देखने की आदत है तो तुम दूसरा रूप तो दिखा नहीं सकते हो अपना, है ना। हम अपने उसी पर्सनैलिटी जो हमने कुछ लोगों के साथ डेवलप की होती है, उस पर्सनैलिटी के घेरे में फंस जाते हैं। और जितना टाइम बीतता जाता है उतना हम और रिवील करने से डरते हैं कि अरे यार, उनको ये पता चलेगा कि मैं ये भी हूँ तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है। पर इंसान ऐसा है नहीं, इंसान बहुत ही विरोधाभासी है। अब शिव ही देख लो, जब भयंकर होना होता है तो वो भयंकर हो जाते हैं, जब भोला होना होता है तो वो भोला हो जाते हैं। उनको ये चिंता नहीं होती कि आसपास वाले क्या सोचेंगे कि अरे यार, ये कल भयंकर था आज भोला है। योग यही चीज़ होती है कि आप उन सारे कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट्स को अपना ही पार्ट समझते हो, ठीक है। कि अगर तुम साइंटिस्ट हो तो तुम आर्टिस्टिक नहीं हो सकते, अगर तुम कोडर हो तो तुम म्यूजिकल नहीं हो सकते। ये जो हिस्से हमने बांट रखे हैं अपने, और फिर जब हम अपने आप को इन हिस्सों में काट काट के रखते हैं और जब हम बाहर देखते हैं तब हम यही डिफरेंसेस दूसरों में भी देखते हैं कि अरे यार, ये आर्टिस्टिक है तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये वैसा है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। बिकॉज तुम अपने अंदर इंटीग्रेटेड नहीं हो तो तुम्हें डिफरेंसेस हर जगह दिखते हैं। तो आपके अंदर जितनी भिन्न भिन्न क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो एक दूसरे से सामने देखने में मैच ना खाती हूँ, पर वो मिला करके आपको हर जगह अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अर्धनारीश्वर से अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो है इंक्लूजन। अपने आप को, अपने अलग अलग हिस्सों को एक मानना और उसको एक्सेप्ट करना। और जब आप अपने आप के अलग अलग हिस्सों को एक जैसा एक्सेप्ट कर लोगे तब आप दूसरों की भी अलग अलग पर्सनैलिटीज़, ट्रेट्स को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये थी आज की कहानी। अगली कहानी महाभारत की है। अलख निरंजन पर हर सैटरडे कहानियाँ आती रहेंगी। ये सैटरडे शिवरात्रि के चक्कर में मिस हो गया था, पर कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। धन्यवाद।